तेलंगाना असेंबली का बजट इजलास 7 मार्च से शुरू होने जा रहा है, लेकिन इस इजलास पर नया तनाज़ा शुरू हो गया है। तेलंगाना असेंबली के बजट सेशन का आगाज इस मरतबा गवर्नर के खुतबे के बगैर मुनक्किद किया जाएगा। तेलंगाना के वजीर पार्लिमानी उमूर प्रशांत रेड्डी ने कहा कि तकनीकी वजूहात की बिना पर आने वाले बजट सेशन की शुरुआत गवर्नर के खुतबे से नहीं होगी। इस कदम पर टीआरएस हुकूमत पर नुक्ताचीनी करते हुए बीजेपी के अरकान ने कहा कि ये न सिर्फ दस्तूर के खिलाफ है बल्कि ये खातून गवर्नर की तौहीन भी है। इस मामले पर तेलंगाना के वजीर खजाना टी हरीश राव ने कहा कि साल के पहले इजलास में गवर्नर को मद्दू किया जाता है। हाउस ऑन रहने पर स्पीकर को इख्तियार है कि वो जब चाहें इजलास तलब कर सकते हैं। इन्होंने इस मामले पर बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाया। बजट सेशन में बोल के कभी गवर्नर साहब को बुलाने के लिए कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है नहीं है। ये है कि हर साल जो पहले सेशन होते हैं, पहले सेशन में गवर्नर को बुलाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। ये हमारा पहले सेशन नहीं होता। जो पुराना सेशन है उसका प्रोरोग नहीं हुआ। वो जो सितंबर में पिछले साल में जो सेशन हुआ वो प्रोरोग नहीं होने से हाउस इज़ ऑन। तो जब हाउस ऑन में रहते हैं स्पीकर साहब जब चाहे तब असेंबली को बुला सकते हैं। अभी वो कंटिन्यूएशन ऑफ सेशन होने से अभी स्पीकर साहब असेंबली को नोटिफाई करे हैं। अगर से ये सेशन होने के बाद प्रोरोग हुआ तो जब भी नया सेशन होगा तब गवर्नर साहब को बुलाना है। ये हमारा जो सेशन है ये पुराना सेशन का कंटिन्यूएशन है, ये नया सेशन नहीं होता है। यहाँ के बीजेपी लोग जो नहीं समझते हैं वो सिर्फ खाली खबरें बोल रहे हैं। वो गलत बात जो वो बात बोल रहे हैं वो पूरी गलत है। तो बोल रहे हैं कि एक महिला राज्यपाल का अपमान। अरे भाई, जब मोदी साहब ने प्राइम मिनिस्टर बने वहाँ गुजरात में महिला गवर्नर को एक फ्रीडम फाइटर को रात में निकाल दिया ना। जब क्या करें, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम जो बीजेपी का बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है उसमें 80% नरेंद्र मोदी साहब का और बीजेपी का प्रचार के लिए खर्च करे, बेटी के लिए तो सिर्फ 20% खर्च करे। उसके बारे में क्या बोलते हैं? असम सीएम साहब ने जब मातृमूर्ति के ऊपर इतना गंदा बात बोले उसको बीजेपी वाले सपोर्ट करते। तुम महिलाओं के बारे में बात करते, तुम्हारे को महिलाओं के बारे में बात करने का हक ही नहीं है। बंगाल में महिला मुख्यमंत्री ममता दीदी को तो इतना आप लोग सता रहे हैं, जब महिला आप याद नहीं आए, आप यहाँ पर ये महिला का चर्चा ला रहे। वहीं तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर ए रेवंत रेड्डी ने इल्जाम आयद किया कि बिहार के गौरववारी कायदीन को तेलंगाना मुंतकिल करने की कोशिश की जा रही है। इन्होंने कहा कि तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव का डीएनए बिहार से है। तेलंगाना में सोमेश कुमार, अरविंद कुमार, संदीप सुल्तानिया, रजत कुमार आईएएस और अंजनी कुमार आईपीएस का ताल्लुक बिहार से ही है। तेलंगाना में मकामी आईएएस और आईपीएस ओहदेदारों को नजरअंदाज कर दिया गया है। ए रेवंत रेड्डी ने कहा कि प्रशांत किशोर और प्रकाश राज भी आ जाएं, लेकिन तेलंगाना में कांग्रेस को इक्तदार में आने से कोई नहीं रोक पाएगा। रेवंत रेड्डी ने कहा कि चाहे 100 प्रशांत किशोर आए और प्रकाश राज भी आ जाएं, लेकिन तेलंगाना में कांग्रेस इक्तदार में आएगी, इससे कोई नहीं रोक पाएगा। ఈ తెలంగాణ ఆత్మ గౌరవాన్ని బిహారీల కాళ్ళ కాడ తాకట్టు పెడతారా? ఈ రాష్ట్రానికి ఒక్క ఐఏఎస్ తెలంగాణ బిడ్డలేడా? ఈ రాష్ట్రానికి ఒక్క ఐపీఎస్ ఓడు డీజీపీ పదవి చేయడానికి అర్హత లేదా? ఇవాళ మున్సిపల్ శాఖకు ఒక తెలంగాణ బిడ్డ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ లేడా? సోమేష్ కుమార్కేమో 3 శాఖలు, అరవింద్ కుమార్కి 6 శాఖలు, సందీప్ కుమార్కు 8 శాఖలు. ఎవర్రా వీళ్ళు? ఎక్కడి నుంచి వచ్చిండ్రు? నా తెలంగాణను ఆక్రమించుకొని తెలంగాణలో పుట్టి పెరిగిన ఐఏఎస్లు ఐపీఎస్లు అనాథలుగా బాత్రూంలో పక్కన కూర్చునే రూమ్ల కాడ వాన్ టిఫిన్ డబ్బా వాడే తెచ్చుకొని వాడే తిని వాడే కడుక్కొని ఇంటికి పోయే పరిస్థితి తెలంగాణ ఐఏఎస్ ఐపీఎస్లకు దాపరించింది. ఇవాళ తెలంగాణ ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ బిడ్డలారా ఆలోచన చేయండి. మా బిడ్డ, మా పాలమూరు బిడ్డ కష్టపడి పైకొచ్చిన ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ ప్రవీణ్ కుమార్ ఈ ప్రభుత్వంలో నేను ఇంకా కేసీఆర్ కింద గులాంగిరి చేయలేనని ఇసిరి కేసీఆర్ ముఖం మీద కొట్టి రాజీనామా చేసి బయటికి ప్రజలలోకి వచ్చిండు. దీనికి గల కారణాలు మూలాలను చూడండి. కేసీఆర్ డిఎన్ఏ, కేసీఆర్ మూలాలు, కేసీఆర్ ముత్తాతలు బిహార్ నుంచి వలస వచ్చిండ్రు. ఇది నేను చెప్తలేను. 2008లో టీవీ5 ఇంటర్వ్యూలో కొమ్మినేని శ్రీనివాసరావు గారు అడిగిన ప్రశ్నకు స్వయంగా
కేసీఆర్ చెప్పిండు మా ముత్తాతలు బీహార్ నుంచి వలస ఇక్కడికి బ్రతకడానికి వచ్చిండ్రు, మేము అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వచ్చినాం. 100 మంది ప్రశాంత్ కిషోర్లు, 1000 మంది ప్రకాష్ రాజులు వచ్చినా నువ్వు ఈ తెలంగాణలో గెలవలేవు, నిన్ను గెలవనియరు, నీ అసలు రంగు బయటపడ్డది. वहीं तेलंगाना के वजीर खजाना टी हरीश राव ने रेवंत रेड्डी के बिहारी अफसरों पर दिए गए बयान पर कहा कि हुकूमत वजीर आला चलाते हैं, अफसर नहीं। इन्होंने रेवंत रेड्डी के रिमार्क्स को सनसनी फैलाकर सुर्खियां बटोरने का जरिया करार दिया। ऑफिसर्स कौन है भाई? रूल करते हैं, गवर्नमेंट करते हैं, चीफ मिनिस्टर करते हैं, कैबिनेट करते हैं। वो पॉलिटिकली जस्ट फॉर ब्रेकिंग्स एंड सेंसेशन के लिए वो आदमी बात करता, उसमें तो कुछ है नहीं है, उस स्टफ ही नहीं है उनके पास। उनका कहना है कि केसीआर बिहार से बिलोंग करते बेसिकली। नहीं, ही डजंट नो एनीथिंग ABCD। इसके बारे में 10 बार सीएम साहब ने उसको क्लैरिफाई करे। वो थोड़े लोग ऐसे रहते पॉलिटिशियंस, थोड़े गंदा बात बोलने से 1 घंटे के लिए ब्रेकिंग न्यूज़ आता, नहीं तो कुछ हेडलाइंस के लिए बात करते, लेकिन उसमें कुछ स्टफ नहीं है। पब्लिक विल नॉट बिलीव दैट। पीपल व्हाट दे वांट, you talk on the administration, you try to find, being in the opposition, you try to find fault any in governance issues, but ये सेंसेशन के लिए कुछ गंदा बात बोलने में कुछ फायदा नहीं है। और रेवंत रेड्डी के मुतनाज़ा बयान पर हमारे नुमाइंदे ने जब उनसे बात करने की कोशिश की तो तेलंगाना कांग्रेस सदर ने कैमरे के सामने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। पॉलिटिकल सेक्टर में इसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है। रेवंत रेड्डी खास तौर पे हमने उनसे बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने इस मसले पर बोलने से इनकार कर दिया। जहां तक हमारी जानकारी है, उनको जो केंद्रीय नेतृत्व है उसकी तरफ से ये कहा गया है कि पार्टी का जो है वो दूसरे राज्यों में, बिहार में भी और दूसरे उत्तर भारतीय राज्यों में, चूँकि कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है, इसलिए इस तरह के बयानबाजी को पर आगे कोशिश ना करें। तो रेवंत रेड्डी अब इस मामले में बोलने से, रिएक्ट करने से इनकार कर रहे हैं और उन्होंने फिलहाल कैमरे के सामने आकर इस बयान पर सफाई देने से इनकार कर दिया है। कैमरामैन नवीन के साथ संजय तिवारी, न्यूज़ 18 हैदराबाद। वहीं तेलंगाना कांग्रेस तर्जुमान फिरोज खान ने कहा कि रेवंत रेड्डी ने बिहारी अफसरों की तौहीन नहीं की है। उन्होंने वजाहत की कि केसीआर सिर्फ उनकी बात मानने वालों को ही अहम ओहदे दे रहे हैं, तेलंगाना के अफसरों को नजरअंदाज किया जा रहा है। के बाद तेलंगाना में और तेलंगाना के IAS और IPS ऑफिसरों को जो ड्यू रेस्पेक्ट मिलना है वो पोजीशन नहीं मिल रहा। जितने भी मेजर चंक पोस्ट है वो पूरे बिहारियां उठा लिए। सो रेवंत रेड्डी IAS और IPS तेलंगाना वाले कैडरों को भी बोले कि आपका पौरुषम तो आपका सेल्फ रेस्पेक्ट बताओ और बताओ गवर्नमेंट को कि तेलंगाना हम लाए और हमारे को दिया प्रेफरेंस। सो आज केसीआर किस तरीके से बिहार से लिंक रखता उसका एक सबूत दिए, मगर बिहारियों का कोई सेल्फ रेस्पेक्ट के बारे में नहीं बात करेगा। बोलने का ये मतलब है IAS और IPS ऑफिसरों को आपका जो कॉन्शियस है आप उसको मार के मुख्यमंत्री जो भी बात बोले आप उसको कबूल कर ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कांग्रेस पार्टी कुछ एहतजाज करते बोलते कि हमारे को हाउस अरेस्ट कर देते, हम कुछ प्रोटेस्ट करते बोलते कि हमारे को परमिशन नहीं देते। तो इस तरीके की हर जगह पे नाइंसाफी। हम किधर जाके ऑफिसर से मिलके कुछ अपॉइंटमेंट लेना चाहते, हमारे को अपॉइंटमेंट नहीं मिलता। सो जो मुख्यमंत्री की बात सुनते और जो बिहारी टाइप के लोग हैं जो हाँ में हाँ मिलाते, तो उस ताल्लुक से टिप्पणी दी है हमारे रेवंत रेड्डी। कुछ बोलता तो पॉलिटिक्स है, केसीआर कुछ बोलता तो पॉलिटिक्स है, कोई पर्सनल नहीं है। ना तो हमको बिहार से कुछ करना है ना तो पंजाब से कुछ करना है। रेवंत रेड्डी आवाम के सामने रख रहा है कि किस तरीके का माइंडसेट है ये हमारे केसीआर के पास। इन्हें डेमोक्रेसी में रह के डिक्टेटरशिप करता समझना, सल्तनत चला वैसा चला रहा। मुख्यमंत्री कम है, इन्हें राजा बढ़ के है, तो जो भी इसके हाँ में हाँ मिलाते वो ऑफिसरों को लाके गोद में रख लेता है। इन्हें उन ऑफिसर सीनियर है दो जूनियर है दो उसको नहीं देखता, मगर जो इनकी इसकी बात सुनता है उसको ला लेते। तो बिहारियों का एक नेचर है। उधर बिहार के वजीर आबी वसाइल संजय झा ने रेवंत रेड्डी के बयान की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि इस तरह के बयान से कांग्रेस को ही नुकसान होगा। कांग्रेस को पता नहीं, अभी तो पंजाब के चीफ मिनिस्टर बिहार और यूपी पे कुछ बोल दिए। अब ये कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं तेलंगाना के, और बिहार के लोग तो जानते हैं कि सिविल सर्विस में उनका क्या परफॉर्मेंस रहता है, और जिस हिसाब से वो जाते हैं जिस स्टेट में वहाँ को कंट्रीब्यूट करते हैं, और बड़ा उनका रिस्पेक्ट रहता है उस स्टेट में जो भी पदाधिकारी जाता है। हमको लगता है कांग्रेस का एकदम वैसे ही सीन बहुत बचा नहीं है, और जो बचा खुचा है पूरा वाइप आउट करने में उनके लोग लग गए।
आगे बढ़ेंगे। तेलंगाना वक्फ बोर्ड के मुतवल्ली और मैनेजिंग कमेटी और बार कौंसिल जुमरा जात के तहत 3 अरकान का इंतखाब किया गया है। मुतवल्ली और मैनेजिंग कमेटी जुमरे में मौलाना सैयद अकबर निज़ामुद्दीन हुसैनी साबरी और अब्दुल फतह सैयद बंदगी बादशाह कादरी तरजीही वोट की बुनियाद पर मुंतखब हुए, जबकि बार कौंसिल जुमरे में कुरान अंदाजी के जरिए जाकिर हुसैन जावेद को वक्फ बोर्ड का रुकन मुंतखब किया गया। दोनों जुमराजात के लिए हज हाउस में रायदही हुई और मुतवल्ली व मैनेजिंग कमेटी जुमरे के 475 राय दहिंदों में से 300 ने हक़ रायदही का इस्तेमाल किया। वाज़ेह है कि वक्फ बोर्ड के 6 अरकान का रायदही के जरिए इंतखाब किया जाता है। अरकान मुक़न्नना जुमरे में फारूक हुसैन और कौसर मुहिउद्दीन बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। रुकने पार्लियामेंट जुमरे में असदुद्दीन ओवैसी का बिला मुकाबला इंतखाब होगा। हुकूमत मुख्तलिफ जुमरों में 5 अरकान को नामजद करेगी और जुमला 11 अरकान में से किसी एक रुकन को सदरनशी मुंतखब किया जाएगा। तवक्को है कि अंदरून 1 हफ्ते नए वक्फ बोर्ड की तश्कील की कार्रवाई मुकम्मल हो जाएगी। तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने अपने दफ्तर में महकमे जेल के आला अहदेदारों के साथ मुख्तलिफ मसाइल पर जायज़ा इजलास मुनक़्क़िद किया। इजलास में महकमे दाखिला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रवि गुप्ता, महकमे जेल के डायरेक्टर जनरल जितेंद्र और दिगर IPS अफसरान शरीक थे। अहदेदारों ने महकमे जेल की कारकर्दगी पेश की, जिसमें 29 प्रोग्राम, रिहाई पाने वाले कैदियों को रोज़गार, कैदियों को मंजूर शुदा कर्ज़ों और दिगर की तफसीलात शामिल थीं। महकमे जेल के हरिता कैदियों की हुनरमंदी और उन्हें फराहम की जाने वाली सहूलियात के बारे में भी वज़ीर दाखिला को जानकारी दी गई। महकमे जेल के डायरेक्टर जनरल ने कहा कि तेलंगाना के महकमे जेल में शफाफियत बरती जा रही है। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने तमाम जेलों में सफाई का ख़ास ख्याल रखने, महकमे जेल में फराहम की जाने वाली तमाम इस्कीमात का सही तौर पर मुकम्मल तरीके से इस्तेमाल करने और कैदियों के साथ दोस्ताना माहौल इख्तियार करने की हिदायत दी और कैदियों में तब्दीली लाने पर भी जोर दिया ताकि वो समाज के तय मुस्बत सोच रखें और रियासत की तरक्की में अपना किरदार अदा करें। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक चालान की अदायगी पर डिस्काउंट का ऐलान किया है। हैदराबाद, साइबराबाद और रच्चाकुंडा कमिश्नरेट्स में ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक कवायद की खिलाफ वर्जी के ज़ेरे इल्तवा चालानात यानी चालानों पर 1 टाइम डिस्काउंट का ऐलान किया है। इस सिलसिले में एडिशनल कमिश्नर पुलिस ट्रैफिक AV रंगनाथ ने कहा कि हैदराबाद में 1.75 करोड़ चालान ज़ेरे इल्तवा हैं, 500 करोड़ रुपए चालान बाकी हैं। हुकूमत ने कोरोना के पेश नज़र इस स्कीम के जरिए आवाम को राहत देने का फैसला किया है। रंगनाथ ने कहा कि व्हीकल के 85% चालान का ताल्लुक समाज के मुतवस्सित और उससे कम तबके से ताल्लुक रखने वाले अफराद के 2 व्हीलर्स और ऑटोज़ से है। 2 व्हीलर्स और ऑटोज़ ज़ेर इल्तवा चालानों का अगर 25% अदा करने पर 75% चालान माफ़ कर दिए जाएंगे। एडिशनल कमिश्नर ट्रैफिक ने बताया कि ये चालान ऑनलाइन यानी पेटीएम, गूगल पे और फ़ोन पे के ज़रिए अदा किए जा सकते हैं। इसके अलावा अपने करीब के मी सेवा के ज़रिए भी चालानों की अदायगी की जा सकती है। 1 मार्च से 30 मार्च तक रहेगी 1 टाइम डिस्काउंट पर ये भारी छूट। From tomorrow, that is March 1st to March 31st, that is for 31 days, traffic police and also Telangana police have come up with an initiative to allow the commuters, vehicle commuters or the vehicle owners or the drivers to pay or dispose of their pending challans by offering a huge discount. That is in respect of 2-wheelers and 3-wheelers, we are offering around 75% discount, which means to say that they have to pay 25% of the fine amount. Suppose somebody has 1,000 rupees on challans, various challans, he has to pay 250 rupees and 750 is the discount offered. He need not pay and all the challans will get cleared off. And similarly, in respect of heavy vehicles and light motor vehicles, 50% is the discount offered and 50% is the payable amount. In respect of RTC drivers, RTC vehicles, the discount is 70% of that is a discount offered, which means to say that they have to pay 30% of the fine amount. In respect of push cards, a lot of push card vendors also, there are, we call 39B cases. So they are all, they have a lot of these 39B cases. So the discount offered is 80%, which means to say that they have to pay 20% of the fine amount and all the challans will get cleared off. Even in respect to the without mask cases also, the fine that was imposed previously was 1,000 rupees.
Now the discount that is being given is 900, that is 90% is a discount, and they have to pay 100 rupees to clear off that challan. So which means say that we have given a category for the vehicles, and also in respect of this particular no mask cases also the 90%